नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग संविधान में पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और वो है फंडामेंटल राइट FR, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वह सबसे पहले किस अनुच्छेद में किया गया है यह जान लेते हैं। तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट का चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3। भाग 3 में फंडामेंटल राइट का चर्चा भारतीय संविधान में किया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट का जो प्रावधान है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मतलब यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन यूएसए में फंडामेंटल राइट नहीं बोला जाता है। यूएसए के संविधान में इसे बिल्स ऑफ राइट बोला जाता है, बिल्स ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे भारत में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार, एक होता है मौलिक अधिकार और एक होता है मानवीय अधिकार। दोनों में अंतर है। मानवीय अधिकार कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो समस्त मानव को प्राप्त हो, जो किसी संविधान के द्वारा नहीं, जो किसी सीमा क्षेत्र में बंधा हुआ नहीं हो, वैसा अधिकार मानव अधिकार कहलाता है, जिसको लोग मानवाधिकार कहते हैं। जबकि मौलिक अधिकार एक सीमा क्षेत्र से बंधा हुआ अधिकार है जो उस देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को प्रदत्त किया जाता है। मतलब क्या? प्रदान किया जाता है। उस प्रकार के अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। मानवीय अधिकार का मतलब यह हुआ कि वैसा अधिकार जो किसी देश, जो किसी सीमा क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं हो, वैसे अधिकार को हम लोग मानवीय अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार मतलब वह अधिकार जो किसी देश के सीमा से, जो किसी राष्ट्र के सीमा से, जो किसी राज्य के सीमा से, स्टेट की सीमा से बंधा हुआ हो और वह अधिकार उस देश के संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया गया हो, वैसा अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यह समझें। अब देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। फंडामेंटल राइट जो है यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे जरूरी पहलू है। कारण क्या है कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में यदि जनता को अपना अधिकार पता नहीं होगा तो फिर वह कैसा डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो वहाँ की जनता को कुछ आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें कहीं घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें कुछ करने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब क्या है? किसी भी तरह का उन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का कहने का मतलब यह नहीं कि गैर कानूनी, वह तो जो विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके द्वारा जो कार्य है वो तो उन्हें प्रतिबंधित है। लेकिन जो विधि के द्वारा जो बतलाया गया है, जो संविधान के द्वारा जो प्रदान किया गया है मानव के आम जीवन के लिए, वह अधिकार उन्हें प्राप्त होना चाहिए। तो वह अभी वर्तमान में कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जो डेमोक्रेसी होने के साथ साथ फंडामेंटल राइट वहाँ के जनता को नहीं दिया होगा। निश्चित है वहाँ की जनता को फंडामेंटल राइट दिया ही होगा। तो वही हम भारत में भारतीयों के लिए और कुछ ऐसा फंडामेंटल राइट है जो भारतीयों के साथ साथ कुछ फॉरेनर को भी, कुछ विदेशी को भी जो इंडिया में रहते हैं उन्हें भी प्राप्त है। मतलब क्या? उन्हें भी दिया गया है, लेकिन वह कुछ एक अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट का जो शुरुआत है वह किया जाता है कहाँ से? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई। मूल अधिकार जो इसका नाम दिया गया है, यह नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। फंडामेंटल राइट के बारे में जो राष्ट्र कानून का मूल संविधान है, मूल सिद्धांत है, ये इसलिए मूल कहे गए क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। इन्हें मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मानव के, यह व्यक्ति के आध्यात्मिक, भौतिक, बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक। मतलब क्या? एक व्यक्ति का बहुमुखी विकास, चौमुखी विकास
के लिए यह आवश्यक है, इसलिए इसे मूल कहा गया है। जैसे सब्जी में यदि नमक नहीं दिया जाए तो वह सब्जी नहीं बनेगा, सही मतलब खाने योग्य नहीं रहे, क्योंकि सब्जी का मेन क्या है, नमक। उसी प्रकार से मानव के लिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में फंडामेंटल राइट का होना, मूल अधिकार का होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में स्टेट को परिभाषित किया गया है। स्टेट को परिभाषित, तो यहाँ पर स्टेट शब्द का मतलब, यहाँ पर स्टेट का मतलब यह नहीं कि बिहार राज्य, उड़ीसा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य। स्टेट का मतलब यहाँ पर यह है संवैधानिक या गैर संवैधानिक, राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पोषित या वित्त पोषित या अर्थ पोषित वैसी संस्था या वैसा निकाय जो इस प्रकार से है, वह सभी राज्य की श्रेणी में आएगा। जैसे LIC, GIC, भेल, सेल, यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में तो BCCI को भी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI को भी राज्य की श्रेणी में रखा गया है, मतलब क्या स्टेट की श्रेणी में रखा गया है BCCI को भी। कहने का यहाँ पर यह मतलब है, राज्य वह सभी है जो राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पोषित हो या अप्रत्यक्ष रूप से पोषित हो, उस प्रकार के संगठन को, संस्थान को, निकाय को, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, विधानमंडल, विधानसभा, यह सभी राज्य की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 यह बतलाता है कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या, संसद के द्वारा वैसा कानून बनाया गया हो जिससे मौलिक अधिकार के, मानव के मौलिक अधिकार मतलब क्या, यहाँ के व्यक्तियों के मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो, मतलब क्या, मूल अधिकार को छीनती हो, उस प्रकार के सभी विधि को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट यहां तक बोला है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एवं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब क्या, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के लागू होने से पहले या संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने से पहले या संविधान के लागू होने के बाद भी यदि ऐसा कोई कानून है जो या जिससे संविधान के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो उस प्रकार के सभी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, यह सब जो है एक तरह से भारत की आज़ादी से पहले लिखा जा चुका था। IPC 1860 का कानून है, तो यदि IPC में भी कोई ऐसा चीज वर्णित है, कोई ऐसा लॉ है जिस लॉ के कारण, जिस विधि के कारण या जिस विधि के द्वारा संविधान के द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रकार के लॉ को, उस प्रकार के कानून को निरस्त कर सकता है। इसलिए भारत में सबसे बड़ा कानून का यदि कोई पुस्तक है तो वह है संविधान। जब सुप्रीम कोर्ट में भी किसी भी जजमेंट पर यदि निर्णय देने में उन लोगों को थोड़ी सी भी परेशानियां होती है तो वो लोग रेफर करते हैं संविधान के बुक को, मतलब क्या, भारत के संविधान को, और वहां से वो लोग सहारा लेकर किसी भी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ा कानून का बुक है हमारे भारत में, सबसे बड़ा कानून है कौन, तो हमारा संविधान। इससे बड़ा कोई कानून नहीं, IPC से भी बड़ा कानून है हमारा भारत का संविधान। तो अनुच्छेद 13 के तहत यह बोला गया है कि किसी भी प्रकार का कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, चाहे वह विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो या संसद द्वारा बनाया गया हो, उस प्रकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 यह बोलता है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद एक आता है समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार में कुल तो 12 से 13 जो है यह सामान्य अनुच्छेद है। 12 से 13 जो अनुच्छेद है यह कौन सा अनुच्छेद है, तो 12 से 13 सामान्य अनुच्छेद है। और समानता का अधिकार, तो मौलिक अधिकार के तहत कुल 1 2 3 4 5 6 कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 था, अब 6, कुल 6 प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। दूसरा
स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यह सभी आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो क्या 19, 3, 22 नहीं, 19, 20, 21, 21A और 22, कुल 5 अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रमाण दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धर्म से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। बोले चैन पेटी खोल लो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया संविधान में। यहाँ पर दिया गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में जिसका चर्चा किया गया है। हम इन सभी अनुच्छेदों को देखेंगे, एक एक करके हम सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि समानता का अधिकार का चर्चा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18, क्या 14, 4, 18 नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, कुल 5 अनुच्छेद में समानता का अधिकार का चर्चा किया गया। फिर उन 5 में भी सब क्लोज है। 14 में 2 है, 14, 1, 14, 15 में है 15, 1, 15, 2, 15, 3, 15, 4, 15, 5, 15, 6, एक मतलब 16, 1, 16, 2, 16, 3, 16, 4, 16, 5, 17 अस्पृश्यता का अंत है, 18 उपाधियों का अंत है। 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में विधियों के समक्ष समता और विधियों में समान संरक्षण, विधियों के समक्ष समानता और विधियों में समान संरक्षण। 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता, मतलब रोजगार में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, आप एकत्रित होकर बिना हथियार का आप बैठक कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अवैध रूप से कहीं घूमने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, और अपनी जीविका के लिए वाणिज्य, मतलब क्या, अपनी जीविका के लिए आप अपना व्यापार कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 में है। 20 में अपराधों के दोषसिद्धि में संरक्षण दिया गया। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का जो अ है या ए जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें एजुकेशन संबंधित बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट दे दिया गया है कि पढ़ना अनिवार्य है। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी। तो इस प्रकार से प्रत्येक को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन अब हम लोग छोटा छोटा एक आंकड़ा ले लिए कि हमें क्या सब पढ़ना है। लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब ही होता है एक तरह से इलाज करना। जैसे उपचार, हम लोग उपचार केंद्र जाते हैं, लिखा था डॉक्टर यहाँ उपचार केंद्र। उपचार केंद्र का मतलब यह हुआ कि जब आपकी कोई गड़बड़ी हुई या आपके साथ कोई गड़बड़ी हुआ तो आप उपचार केंद्र जाते हैं अपना उपचार करवाने के लिए। तो वह यहाँ पर भारतीय संविधान में इन सभी का यदि कोई हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट जो है यह राज्य के विरुद्ध नकारात्मक है, मतलब कि यह राज्य के विरुद्ध में दिया गया है। इसका विरोध का मतलब कहने क्या मतलब है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से यदि फंडामेंटल राइट छीना जाता है या किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट पर टॉर्चर किया जाता है, तो वह व्यक्ति स्वयं या उस व्यक्ति के तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। यह हम लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो हो जाएगा उसके तहत 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परम जोर आदेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। यह 5 प्रकार का रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत, जब फंडामेंटल राइट का कोई हनन करा। और यही 5 प्रकार का रीट हाई कोर्ट जारी कर सकती है अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर जो रीट जारी करने का जो अधिकार प्राप्त है वह सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया और हाई कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो
वह अन्य कोर्ट को भी आदेश दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा व्यवस्था भारत में नहीं हुआ है। तो यह याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट का यदि कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, तो आपको दो जगह आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन दो स्थानों पर। तो अभी हम लोग इसको देखें, अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 के संबंध में। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देंगे। अनुच्छेद 14 को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला, विधियों के समक्ष, विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में जो बतलाया गया है वह बोला गया विधियों के समक्ष समानता का अधिकार, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। विधियों के समक्ष जो समानता का जो बात किया गया है, यह शब्द जो है, यह प्रावधान जो है हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और ब्रिटेन में भी एक ज्ञाता थे, एक ज्ञानी थे डायसी, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। मतलब क्या, विधियों के समक्ष समानता वाला जो कॉन्सेप्ट है यह हम कहाँ से लिए हैं, तो यह लिए हम ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन के संविधान से तो लिए हैं, लेकिन किसके द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया, तो यह कॉन्सेप्ट दिया गया है डायसी के द्वारा। डायसी नामक एक विद्वान व्यक्ति थे ब्रिटिश, उनके द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था, विधियों के समक्ष समानता। कहने का यहाँ पर यह मतलब है, विधियों के समक्ष मतलब क्या, सभी व्यक्ति उसके समक्ष क्या बराबर है, उसके लिए समान कानून रहेगा। लेकिन अब आप ही बतलाइए, मान लीजिए एक दिव्यांग व्यक्ति है और एक स्वस्थ व्यक्ति है, और मान लीजिए अभी बिहार दरोगा की बहाली हो रही है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी और दिव्यांग व्यक्ति के लिए भी यदि दौड़ का जो टाइमिंग पीरियड है वह समान रखे और डिस्टेंस भी समान रखे, तो क्या 1 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट में क्या 1500 मीटर या 2000 मीटर एक दिव्यांग व्यक्ति एक नियत समय पर, जिस समय पर एक सामान्य व्यक्ति पहुंचेगा, क्या वो पहुंच सकता है? नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, उसके लिए एक विशेष प्रोविजन बनाया जाएगा, उसके लिए एक स्पेशल रहेगा दिव्यांगों के लिए, मतलब क्या, उसके लिए एक अलग कानून बनाया जा सकता है। तो यह जो प्रावधान है यह नकारात्मक रूप में है। विधियों के समक्ष जो समानता है यह नकारात्मक रूप में है, जबकि विधियों का समान संरक्षण है यह सकारात्मक रूप में है। नकारात्मक कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों के लिए एक तरह से कानून बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मान चलिए दिव्यांग है, OH है, VH है, HH है, तो इन लोगों के लिए क्या सामान्य व्यक्तियों की तरह यदि कोई फॉर्मूला है तो क्या उस चीज को ये लोग पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए एक अलग कैटेगरी और इनके लिए एक अलग प्रावधान रहता है, और उसमें इनसे फाइट करवाया जाता है। तो यहाँ पर यह तो नहीं हुआ कि सबके लिए बराबर नहीं हो सकता है। नकारात्मक रूप में यह बात आप याद रखिएगा। विधियों का समान संरक्षण, यह जो है यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, USA के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि यह सभी व्यक्तियों को, गरीब अमीर कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी तबका का व्यक्ति हो, वो उसको यह समान प्रोटेक्ट करेगा। वह कानून जो है उस व्यक्ति को समान प्रोटेक्शन देगा। कहने का यहाँ पर यह बोले, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन द लॉ। मतलब क्या, यह प्रोटेक्ट जो करेगा यह सभी व्यक्तियों को बराबर के रूप में करेगा, गरीब हो अमीर हो सभी को यह बराबर प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन विधियों के समान संरक्षण जो है यह इक्वल है, मतलब क्या, यह बराबर क्या कर सकता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। यह वहां पर यह देखेगा कि किस व्यक्ति के किस तरह से होगा। तो अनुच्छेद 14 हमें यह बतलाता है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 5 बातों का उल्लेख किया गया है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल स्थान।
इन 5 आधारों पर विभेद राज्य निषेध नहीं करेगा। किस आधार पर? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल स्थान के आधार पर यह बोला गया है कि जो राज्य जो है, इस आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15(1) में यह बोला गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से रहेगा। अनुच्छेद 15(2) यह बोलता है कि जो कोई भी सार्वजनिक कुआं हो, अस्पताल हो, होटल हो, राज्य के द्वारा पोषित कोई भी वह संस्थान हो, इन सभी या सार्वजनिक स्थलों पर इन सभी के आधार पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म, मूल स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 15 बतलाती है, 15(2) बतलाती है। अब रहा अनुच्छेद 15(2) समझिए हम लोग। 15(3) क्या है? तो अनुच्छेद 15 का जो 3 है, यह बोलती है कि राज्य विशेष प्रकार का प्रावधान कर सकती है, लेकिन किसके लिए? तो महिलाओं और शिशुओं के लिए। महिलाओं और शिशुओं के लिए राज्य जो है वह विशेष प्रावधान कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, पंचायत में, स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% का चर्चा किया गया है, और उसी प्रकार से शिशुओं को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था भी किया गया है। तो 15(3) यह बोलता है कि महिलाओं और शिशुओं के लिए कि विशेष प्रकार का क्या कर सकता है? प्रावधान कर सकती है। 15(4) बोलता है, 15(4) अनुच्छेद यह बतलाता है, 15(4) के अंतर्गत SC, ST या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से चर्चा नहीं किया गया, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। 15(4). 15(1) धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 15(2) होटल, सार्वजनिक स्थल, मंदिर, कुआं, तालाब, सार्वजनिक स्थलों पर विभेद नहीं कर सकते। 15(3) महिलाओं और शिशुओं के लिए, बालकों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकती है। 15(4) SC, ST या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कर सकती है। यहां पर यह दिया गया। 15(5) यह बोल रही है, 15(4) जो है, 15(4) वह संविधान में नहीं था, उसे अमेंडमेंट करके लाया गया 15(4) को। यह हम लोग याद रखेंगे, 15(4) को। और 15(5) के घटना के बारे में समझ लीजिए। 15(4) यह था सिर्फ जो शैक्षणिक संस्थानों में। 15(5) तब आया जब मद्रास में एक लड़की एम्स में एडमिशन करवाने, जब उसका रिजल्ट एडमिशन के विवाद के कारण वह लड़की जब कोर्ट पहुंची, तो वहां पर निर्णय दिया गया, पहले संविधान में उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान नहीं था, जैसे IIT, JEE, एम्स, IIM, इन सभी संस्थानों मतलब हायर एजुकेशन में आरक्षण का प्रावधान नहीं था। लेकिन संशोधन करके मद्रास का जो सांप्रदायिक जो निर्णय आया, उसके तहत संशोधन करके भारतीय संविधान में 15(5) जोड़ा गया, और 15(5) के तहत 15(5) जोड़ा गया 93 अमेंडमेंट के तहत। 2005 में, 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया, और 2008 में वह कानून के रूप में वो लागू हो गया 93 अमेंडमेंट के तहत। तो 15(5) के तहत अब वर्तमान में हायर एजुकेशन में भी, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। यह याद रखेंगे हम लोग। 15(6) कहने का मतलब यह है सवर्ण का आरक्षण। सवर्णों के लिए जो आरक्षण है वह 15(6) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% के लिए दिया गया है। लेकिन सवर्ण का जो आरक्षण है वह ऐसा नहीं कि वह आरक्षण पहली बार दिया गया है 10%। इससे पहले भी PV नरसिम्हा राव जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे 1991 में, तो उनके द्वारा भी OBC को 27% आरक्षण के साथ साथ, वो तो नौकरी में था, मतलब आरक्षण जो था उसी समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन वह उतना चर्चा का विषय नहीं रहा। लेकिन मोदी जी के द्वारा जो लाया गया चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इसके तहत
संविधान में बाकायदा संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करके एक नया सब क्लोज जोड़ दिया गया, जिसके तहत सवर्णों को एजुकेशन सेंटर में अब 10% की आरक्षण एडमिशन में मिलेगा। वह 15(6) हमें बतलाती है। तो अनुच्छेद 16 में रोजगार में समानता, मतलब क्या, लोक नियोजन में समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 16 के तहत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को रोजगार देने में राज्य जो है वह धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल स्थान, उद्भव और निवास स्थान। अनुच्छेद 15 में 5 और अनुच्छेद 16 में 7 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास, मूल स्थान। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल स्थान। तो अनुच्छेद 16 में देखिए क्या सब है। धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, उद्भव, निवास। मतलब क्या, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल स्थान और निवास, यह 7 प्रकार का चर्चा किया। मतलब इन 7 के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ रोजगार देने में, लोक नियोजन में आप विभेद नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 16 यह बोलता है कि रोजगार में समानता 16(1), अनुच्छेद 16(2) बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, जन्मस्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ रोजगार देने में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(3) यह कहता है कि राज्य चाहे तो अपने निवासियों के लिए रोजगार, मतलब क्या, अपने निवासियों के लिए प्रावधान कर सकती है। जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, बिहार सरकार द्वारा यह कहा गया कि शिक्षक की जो बहाली होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही शिक्षक होंगे, बिहार के ही व्यक्ति होंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बोला गया कि राज्य में कोई भी सरकारी नौकरी, किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी सिर्फ और सिर्फ राज्य के बच्चों के लिए ही है। झारखंड सरकार के द्वारा बोला गया जेपीएससी को छोड़, मतलब क्या, प्रांतीय लोक सेवा आयोग को छोड़कर जो भी एग्जाम होगा, चाहे एसएससी हो या जो भी एग्जाम, उसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बच्चे ही भाग ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 16(3) यह बोलता है कि राज्य अपने निवासियों के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 16(3) यह बोलती है। अनुच्छेद 16(4) यह बोलती है कि रिजर्वेशन के संबंध में अनुच्छेद 16(4) बोलती है। 16(3) जो है, जो निवासियों का प्रावधान, इससे संबंधित कुछ बात आपको याद होगा। 98 अमेंडमेंट के तहत कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक और हैदराबाद का जो संयुक्त जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल के पास दिया। मतलब कि कुछ वर्गों को नौकरियों में, नियोजन में आरक्षण देने के लिए, हक देने के लिए कानून बनाने का अधिकार वहां कर्नाटक के राज्यपाल के पास है। यह कब? तो 98 अमेंडमेंट के तहत यह लाया गया। 16(4) यह बोलता है कि रिजर्वेशन में आरक्षण, मतलब कि सरकारी नौकरी में आरक्षण। 16(4) सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो किसको आरक्षण? उस जाति के या उस वर्ग के लोगों का, जिस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो। मतलब क्या, एक तरह से बोल सकते हैं एससी और एसटी। अनुच्छेद 16(4) यह बोलता है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो जिनका, उनके लिए लोक नियोजन में, नौकरी में अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया। किनके लिए? जिनका उस राज्य के नौकरियों में पर्याप्त मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। यह बात अनुच्छेद 16(4) बोलती है।
अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 16(5) जो है 124वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया, जो एक्ट बना 103 के तहत सवर्णों को नौकरियों में 10% आरक्षण लाया गया 16(5) के तहत। 16(4) जो सरकारी नौकरी में जो आरक्षण के लिए जो प्रावधान दिया गया, इसमें आप लोग को याद होगा बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और उससे पहले भी ये देखा जाए तो काका कालेलकर समिति, काका कालेलकर समिति 1953, काका कालेलकर समिति का गठन किया गया, जिसने आरक्षण के प्रावधान का चर्चा किया। 1978 में जब मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उनके द्वारा बीपी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के बहुत बड़े नेता हुए, उनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिनके द्वारा आरक्षण का संग्रहण, मतलब क्या आरक्षण पर चर्चा करने के लिए आरक्षण किस प्रकार दिया जाए, कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, इसके लिए मंडल आयोग का गठन किया गया। और मंडल आयोग ने जनवरी 1979 से अपना कार्य करना शुरू किया और 1980 में मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया, लेकिन उस पर उतना चर्चा नहीं किया गया। और 1990-91 में पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण और सवर्णों को, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन संविधान में आर्थिक आरक्षण का चर्चा है तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, आप लोग को याद होगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, भारत में आरक्षण से संबंधित सबसे बड़ा जो केस है या वाद है वह इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, यह वाद याद रखिएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 16 नवंबर 1992 को यह निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया यह तो वैध है, लेकिन सवर्ण को जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया यह वैध नहीं है। मतलब क्या, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए यह वैध नहीं है। दूसरी बात, आरक्षण का जो दर है वह 50% से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है। 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है। और तमिलनाडु में 69% आरक्षण। दूसरी बात, क्रीमी लेयर, मतलब क्या, यह बोला गया कि प्रमोशन में जिसका मतलब जिसके घर से कोई नौकरी हो, उनके या जो कोई बड़ा पदाधिकारी बन गया किसी घर से और उन्हें आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो यह सब चीज हम लोग याद रखेंगे। 16 से संबंध इंदिरा साहनी बाद बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनका आरक्षण समिति था, काका कालेलकर समिति, वह भी आरक्षण से संबंधित थे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 16 नवंबर 1992 ईस्वी को जो विवाद हुआ था, जो इंदिरा साहनी एक वकील है और यह भारत संघ के खिलाफ, मतलब भारत सरकार, और इस पर जो विवाद हुआ उसका जो निर्णय आया, उस निर्णय में बोला कि आरक्षण की दर 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में वह आरक्षण का जो दर है वह बढ़ाया घटाया जा सकता है। 76वां संविधान संशोधन के तहत तमिलनाडु में 69% का जो आरक्षण है उसे 76वां संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया 1975 के बाद का जो भी कानून है या कोई भी ऐसा मूलभूत बात जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही हो, तो उस प्रकार के विवाद को सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। 16 समझिए। 17 अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, जिसके तहत नागरिक संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 1955 बनाया गया। अस्पृश्यता का अंत एक तरह से छुआछूत बोल सकते हैं, छुआछूत का अंत। छुआछूत समाज में नहीं होना चाहिए, इसको दूर करने के लिए भारतीय संविधान में ही उल्लेख कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का किस कानून के तहत, तो नागरिक संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत। अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत, मतलब क्या, शैक्षणिक और सैनिक, राज्य जो है वह शैक्षणिक और सैनिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप शैक्षणिक हैं तो यदि आप पीएचडी किए हुए तो आपके नाम में डॉक्टर लगाया जा सकता है। यदि आप सैनिक में हैं तो कर्नल, मेजर, जनरल, ये सब, विंग कमांडर, अभिनंदन, यह सब उनके नाम में लगाया जाता है। यह सब उनका उपाधि वे रख सकते हैं। लेकिन जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो वे अपने नाम में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिखेंगे, वो वही लिखेंगे सचिन तेंदुलकर। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पीएचडी किया हुआ तो वह अपने नाम में डॉक्टर सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर फलाना वह यूज कर सकता है। दूसरी बात,
अन्य राष्ट्रों के द्वारा मतलब कि विदेशों के द्वारा यदि आपको कोई उपाधि दिया जाता है तो आपको उससे पहले यहाँ के राष्ट्रपति से परमिशन, मतलब क्या, आपको यहाँ के राष्ट्रपति से पूछना होगा। तीसरी बात, आप विदेश में किसी भी ऑफिशियल वर्क में आप बैठे हुए, मतलब कि लाभ के पद पे आप वहाँ काबिज हैं और वहाँ की सरकार के द्वारा आपके लिए कोई उपाधि दी जाती है तो उसके लिए भी आपको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। तीसरी बात, आप वहाँ ऑफिस में हैं और यदि वहाँ पर कोई आपको भेंट उपहार स्वरूप भी यदि कुछ प्रदान करता है तो इसके लिए आपको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। तो यह उपाधियों का मतलब राजा महाराजा ये सब अब उपाधि नहीं रहेगा समाज में। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है। तो आज हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देखें। कल हम लोग फिर विस्तार पूर्वक अनुच्छेद 19 पर चर्चा करेंगे। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्रमबद्ध फंडामेंटल राइट को विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से फंडामेंटल राइट को यदि आप समझ गए और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप एक बार बुक का अध्ययन कीजिएगा तो आपके माइंड में ग्राफ की तरह फंडामेंटल राइट बैठ जाएगा और यहाँ से यदि प्रश्न किसी भी तरह से यदि वो पूछा तो आप सॉल्व करके आइएगा। धन्यवाद।